विशाल बहुत बड़ा हो गया। उसके माँ बाबा उसकी शादी के लिए सोच रहा है। सुन रही हो? हमारा बेटा तो बड़ा हो गया, उसकी शादी का बंदोबस्त करना चाहिए। हाँ, ठीक बोला आपने। पर आजकल तो अच्छे लड़के मिलते ही नहीं। अच्छा, मैं कल से ही अच्छे से लड़की ढूंढना शुरू करूंगा। दूसरे दिन एक कॉल आता है। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं तेरी अच्छे दोस्त मतीन हूँ। मतीन, इतने दिनों के बाद? मैं बहुत बीमार हूँ, हॉस्पिटल में भर्ती हूँ। तू क्या मुझे देखने आएगा? क्यों नहीं आऊंगा, तू मेरे बचपन का सबसे अच्छा दोस्त है। मैं अभी आ रहा हूँ। उसके बाद विशाल का पिता अपने दोस्त को देखने के लिए हॉस्पिटल जाता है। जाके देखता है कि मतीन का हालत बहुत खराब है। वो हॉस्पिटल के बिस्तर पे लेटा है और उसके पास उसकी बेटी निशी बैठी थी। मतीन, सो गया क्या? अहमद दोस्त, तू आया है? हाँ रे मतीन, कैसा है तू? मेरा जाने का वक्त आ गया रे। मैं अपने बिन माँ की ये बच्ची को तेरे हाथों में दे के जाना चाहती हूँ। तू मुझे वादा कर कि तेरे बेटे से मेरी बेटी की शादी करेगी। अपने दोस्त की आखिरी वक्त पे वो उनकी आखिरी ख्वाहिश ना नहीं कर पाया। वो ठीक है, तू चिंता मत कर। तेरी बेटी मेरे पास मेरी बेटी की तरह ही रहेगा। मैं तेरी बेटी को अपने घर का बहू बनाऊंगा। शांति। उसके बाद मतीन अपना आखिरी सांस खो देता है। बाबा की गुजरने के दुख से मतीन की बेटी टूट जाता है। रो मत बेटी, तू मेरे साथ चल। घर जाके सबके साथ निशी का परिचय करवा देता है और निशी को अपने घर का बहू बनाने की बात सबको बता देता है। सुनो विशाल, ये मेरी दोस्त का बेटी है। मैंने अपनी दोस्त को जुबान दिया है कि तुम्हारे साथ निशी का शादी करवाऊंगा। ये कैसे होगा बाबा? तुमने देखा नहीं निशी कितना काली है? काली है तो क्या हुआ? मैं ये सब नहीं सुनना चाहती हूँ। ये शादी जरूर होगी। इस लड़की को मैं कभी अपने बेटे की बहू के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। ये काली लड़की कभी भी मेरे बेटे की बहू होने की काबिल नहीं है। मेरे बातों का कभी हेरफेर नहीं हुआ। तुम ये अच्छे तरह से जानते हो। मैंने जो कहा वही होगा। किसी का मंजूर ना होने से भी ये शादी हो जाता है, पर शादी होने के बाद शुरू होता है निशी के ऊपर अत्याचार। घर का सारा काम निशी को काम वाली बाई की तरह कराता है उसकी सास। निशी, इस घर को सफाई करके चूल्हे पे खाना बिठा के आके मेरे पाँव दबाओ। दूसरी तरफ निशी का पति। निशी, ये निशी, मेरा कपड़ा सफाई किया तूने? यहाँ वहाँ से काम करके निशी थक जाता है, पर कहीं जाने का रास्ता भी नहीं है। आखिरी घर सिर्फ ये ससुराल है। निशी माँ, तू अपना मन छोटा मत कर, थोड़ा सहन कर ले, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है पापा, दुआ करिए आप मेरे लिए। पर दिन दिन सास और पति के अत्याचार बढ़ता ही रहता है। आजकल वो निशी को मारता भी है। इस बुरे चेहरे को लेके मेरे सामने माता बोल रहा हो। निशी रोते रोते वहाँ से चला जाता है। रसोई में अकेला बैठ के वो बोलता है, बाबा, ये तुम मुझे कहाँ आने के लिए कहा? क्यों इस घर में बहू बनने के लिए बोले? मुझ में और ये सब सहने की ताकत नहीं है। अचानक वहाँ एक परी आ जाता है। निशी घबरा जाता है। कौन है आप? मैं परीगंज की फूल परी हूँ। मैं तुम्हें मदद करने आई हूँ। पर परी, मेरा तो बहुत दुख है। मुझे पता है बेटी, आज तुझे मैं अपने जादू से परी की जैसे खूबसूरत बना दूंगी। तो क्या मैं भी देखने में खूबसूरत हो जाऊंगी? और इसके बाद
परी जादू दे के निशी को एक खूबसूरत परी बना देता है। मैं क्या देखने में इतनी खूबसूरत हो गया हूँ? हाँ, और कोई तुझे बुरा नहीं कहेगी। परी अदृश्य हो जाता है। निशी, निशी। जी माँ, बोलिए। ये क्या निशी, तुम इतने खूबसूरत कैसे हुए? लग रहा है कि आसमान से परी आए हैं। हाँ माँ, मैं आज से बदसूरत नहीं हूँ, मैं भी खूबसूरत हूँ। बोलिए माँ, क्या करना होगा मुझे? नहीं बहू, तुम्हें कुछ नहीं करने पड़ेगी आज से। तुम जाकर आराम करो, मैं आज एक काम वाली रख लूंगी। ऐसे ही सास की व्यवहार का परिवर्तन होता है और विशाल तो अपनी पत्नी को देख के विश्वास नहीं कर पा रहा था। मैं अपने आंखों पे विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी पत्नी इतनी खूबसूरत है। और तभी सबको उद्देश्य करके निशी कहता है कि आप सब सुंदरता के पुजारी है। आप सब मुझे नहीं, मेरी सुंदरता पे मोहित है। अगर मैं पहले की जैसी काली हो गई तो आप लोग फिर से मुझसे बुरी बर्ताव करेंगे। विशाल और उसकी माँ उनकी गलती समझता है और विशाल बोलता है, हमें माफ कर दो निशी, हमारी आंखों का पर्दा तुमने खोल दिया आज। सब इंसान है, काला या गोरा होने से किसी का दिल नहीं विचार कर सकते। सबके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। अपनी गलतियों को समझ के विशाल और उसकी माँ का सर नीचा रह गया। हाँ बेटी, तूने ठीक बोला। जी बाबा, दुआ करना मेरे लिए। और ऐसे ही परी बहू की कहानी की समाप्ति होता है।